अपराधी कितना शातिर क्यों ना हो, कितने शातिराना अंदाज में सोच समझकर चाल के तहत प्लानिंग करके उसने वारदात को अंजाम क्यों ना दिया हो, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे और मजबूत होते हैं। एक न एक दिन किसी न किसी तरीके से देर सवेर अपराधी तक पहुंच जाते हैं। उसको सलाखें देखनी पड़ती हैं, उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दरअसल एक ऐसी ही घटना पिछले साल नवंबर के आखिरी सप्ताह में एक ऐसी हैरत अंगेज खौफनाक वारदात कानपुर के कल्याणपुर इलाके में घटी, जिसको सुनने के बाद, खुलासा होने के बाद हर कोई हैरान था, हैरत अंगेज था। लोग सन्न रह गए कि एक महिला इस तरह से दो व्यक्तियों का कत्ल कर सकती है, उनका मर्डर कर सकती है, और कत्ल भी ऐसे कि किसी को खबर ना हो, भनक ना लगे, पूरे शातिराना अंदाज में, किसी को भी खबर नहीं लगती। यदि मृतक जो पति हैं उन्होंने कुछ दिन पहले अपने एक पड़ोसी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज ना कराई होती। दरअसल ये घटना पूरी कानपुर के कल्याणपुर का इलाका है। कानपुर में जब आते हैं बांगरमुख की तरफ, हरदोई की तरफ, तो कल्याणपुर एक इलाका पड़ता है, उसमें एक शिवली रोड है। वहां एक फैमिली रहती है। एक फैमिली में वृद्ध व्यक्ति होते हैं, वो उनका बेटा ऋषभ और उसकी पत्नी सपना, ये लोग रहते हैं। ऋषभ और पत्नी, इनके बीच थोड़ी अनबन रहती है, मनमुटाव रहता है, अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। जो वृद्ध व्यक्ति थे वो सपना के ससुर थे, जुगल किशोर त्रिपाठी। वो उत्तर प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त थे, रिटायरमेंट दारोगा थे। इनका जीवन गुजर रहा था। एक दिन धीरे धीरे जो सपना है, इसकी जिंदगी में एक और लड़का राज कपूर गुप्ता आ जाता है। दोनों फोन पे बातें करते हैं, बातों का सिलसिला चलता है, दौर होता है, और आम लोगों की तरह उनमें प्यार हो जाता है। और प्यार इतना गहरा, इतना गाढ़ा होता है कि सपना प्यार के लिए अपने प्रेमी, जो नाजायज रिश्ता है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उससे शादी करने के लिए सारी जिंदगी अपने पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचकर मौज मस्ती करने के लिए अपने ससुर पति की हत्या कर देती है। और ये गंभीर अपराध, ये शातिराना हमले में ये कत्ल पुलिस की सूझबूझ तत्परता और पुलिस की हिम्मत और हौसला के आगे बहुत छोटे पड़ गए, लिहाजा उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल जो ऋषभ है, सपना का पति, वो एक दिन 27 नवंबर को चकरपुर, जो थोड़ी दूर पर स्थित है, उनके घर से चकरपुर में शादी के लिए निकलता है। और जब वापस आता है तो उस पर चाबड़ से ताबड़तोड़ हमले होते हैं। आवाज होने पर जो हमलावर हैं वो उनको छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद ऋषभ को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उनकी हालत गंभीर होती है, लिहाजा उनका कुछ दिन वहां इलाज चलता है। उसके बाद घर पे आराम करने के लिए डॉक्टर उनको सलाह देते हैं, घर आ जाते हैं। और घर पे आने के बाद सिर्फ 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो तमाम लोगों पर शक जाहिर करती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो हमला हुआ था, इनके ऊपर चाबड़ से हमला हुआ था, उस हमले की तहरीर लिखी जाती है, जांच शुरू होती है। तो उसमें पुलिस ये पाती है कि कुछ दिन पहले मृतक ने अपने एक पड़ोसी जो विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा जी को, उन्होंने उनके खिलाफ एक एफआईआर कराई थी, एक रिपोर्ट लिखाई थी। जो विश्वकर्मा थे उनके बिजनेस में कुछ साथ काम किया होगा, पैसों का कोई लेन देन था, तो रामकिशन विश्वकर्मा, उनके खिलाफ एफआईआर कराई थी। लिहाजा पुलिस सीधे उनके पास पहुंचती है, उनकी जांच पड़ताल करती है, कॉल लेटर निकालती है, तमाम एंगल से जांच करती है। लेकिन कहीं कोई ऐसा होना नहीं पाएगा कि कहीं किसी तरीके से लगता हो कि विश्वकर्मा का उनकी मौत में या हमला करने में कोई हाथ हो। लिहाजा पुलिस के हाथ खाली होते हैं और पुलिस लगातार जांच को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था। चूंकि उसमें मृतक जो वृद्ध थे वो दारोगा पद से रिटायरमेंट थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक डिपार्टमेंट होने के नाते थोड़ी सी सिंपैथी, हालांकि पुलिस सबके साथ न्याय करती है, लेकिन फिर भी एक दारोगा थे तो उनको और सम्मान दिया, महत्व दिया गया, रिटायर्ड दारोगा थे। लिहाजा पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और उसके लिए स्पेशल टीम तैयार करती है, एक स्पेशल टीम जांच के लिए बनाती है। और वो स्पेशल टीम जो है स्टेप बाय स्टेप हर बात पर, हर मुद्दे पर, हर सदस्य पर गंभीरता से नजर रखती है, उनकी कॉल डिटेल चेक करती है।
और जब पुलिस तमाम लोगों की कॉल डिटेल निकाल रही थी, विश्वकर्मा की डिटेल निकाल रही थी, तो फिर एक जो कॉल जो नंबर है बार बार कई लोगों के संपर्क में था, और वो होता है उसकी जो मृतक ऋषभ है उनकी पत्नी सपना का नंबर। सपना का दरअसल जो कॉल की लोकेशन निकाली गई, उनकी डिटेल CDR निकाली गई, तो पुलिस को उन पर शक हुआ। जो उस पर शक हुआ तो उसको महिला सिपाहियों द्वारा पूछताछ कराई गई, और बहुत जब पुलिस ने अपने अंदाज में, महिला पुलिस ने अपने अंदाज में जांच शुरू की, पूछताछ शुरू की, तो काफ़ी देर तक बहानेबाजी करती रही, टालती रही। लिहाजा बहुत जल्दी उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, टूट गई। उसके बाद उसने जो कहानी बताई, दरअसल उसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचेंगे क्या इस तरीके से एक पत्नी अपने ससुर पति की हत्या कर सकती है? इतने शातिराना अंदाज में, इतने चालाकी से, शातिर तरीके से उनको मारा गया कि इसको सुनने और देखने के बाद आपको ये लगेगा कि शायद ये आपके द्वारा देखी गई पहली घटना हो, ये इस तरीके की आपके द्वारा सुनी गई पहली घटना हो। दरअसल जो ऋषभ थे उनको वो डायबिटिक थे, डायबिटीज के पेशेंट थे, उनकी दवा चलती थी। एक दिन जो पत्नी होती है, ये उनके साथ जो रहती है, इनका तालमेल अच्छा नहीं होता है, अक्सर लड़ाइयाँ, मारपीट, झगड़े होते रहते थे। लिहाजा ये राज कपूर गुप्ता के किसी तरीके से संपर्क में आई, उससे प्यार कर बैठी, और उसके बाद उसके साथ शादी करने की नीयत से उनके जो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी उसको बेच के सारी जिंदगी मौज मस्ती करने के उद्देश्य से पहले अपने ससुर को उसने ओवरडोज दवाइयाँ दी। राज कपूर गुप्ता लगातार दवाई ला के दे रहा था, ओवरडोज दवाइयाँ दे रहा था। ओवरडोज दवाइयों से उनके ससुर की मौत हो जाती है। लगभग 2.5 महीने पहले ही, पति की मौत से लगभग 2.5 महीने पहले ससुर को मार चुकी थी। लिहाजा लोगों ने समझा कि ये बीमारी से मौत हुई है। उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई, उनको एक प्राकृतिक मौत मानकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। लोग भूल गए। इधर सपना जिनको कांटा समझ रही थी, तो एक कांटा उसका निकल चुका था, अपने प्लान से खुश हो रही थी। उसका अगला टारगेट था उसके पति ऋषभ को मारने के लिए वो तमाम तरीके अपना रही थी, प्लान बना रही थी। सुबह को उनको ड्रॉप कर रही थी, जो खारिज कर रही थी उनको, सुबह को फिर नए प्लान बनाती, फिर नए बिगाड़ती, इस तरीके से प्लान बना रही थी। धीरे धीरे उसने प्लान बनाया कि 27 नवंबर को चकरपुर में एक शादी है, लिहाजा इस शादी में जब ये जाएंगे तो इन पर क्यों ना अपने प्रेमी और 1-2 भाड़े के लोग लेकर के हमला करा दिया जाए, उसको मौत के घाट उतार दिया जाए, और रोड का मामला होगा तो पुलिस जांच करेगी, बहुत ज़्यादा तफ्तीश हो नहीं पाएगी, तो इस तरह से केस दब जाएगा और हम आसानी से शादी करके अपनी ज़िंदगी पूरी मौज मस्ती से गुजारेंगे। लिहाजा उसने पति को 27 नवंबर को 2022 को चकरपुर गांव में शादी के लिए भेजा। पति अपने दोस्त के साथ, उनका एक दोस्त होता है मनीष के साथ स्कूटी पर बैठकर शादी के लिए निकलते हैं। जब वो घर से निकल जाते हैं तो उनकी पत्नी सपना अपने प्रेमी को फ़ोन से सारी बातें बताती है। वेन्यू, रास्ता, अभी शादी में कब, ये यहाँ से कब निकले हैं, इस वक्त कहाँ पर हैं। वो फ़ोन करती थी पति से, आप कहाँ पहुँचे। उसके बाद प्रेमी को फ़ोन करती कि यहाँ पर हैं। उसके बाद शादी में फ़ोन करती कब निकलेंगे, तब इनको प्रेमी को फ़ोन करती ये निकलने वाले हैं, स्कूटी से गए हैं। लिहाजा जो कातिल होता है प्रेमी है राज कपूर गुप्ता, ये अपने एक दोस्त सत्येंद्र को पैसों का लालच देकर, इधर चूंकि सपना ने 3 लाख रुपए प्रेमी को देने की बात कही थी कि जिससे आप साथ में लगाएं, उसको 3 लाख रुपए दे दें। 3 लाख रुपए में पति की सुपारी की बात हो गई थी, डील हो गई थी। प्रेमी ने सत्येंद्र को पैसों का लालच दिया और कहा चुपचाप मुंह छिपाकर हमला करेंगे, भाग जाएंगे, किसी को कोई खबर नहीं होगी, तुम्हारे पास अच्छा पैसा आ जाएगा। लिहाजा वो लालच में आ गया। दोनों ने पहले वेनू के पास पहुंचकर उनकी स्कूटी का जो पहिया है उसको पंक्चर किया, हवा निकाल दी। चूंकि रात का वक्त था, हवा का इंतजाम हो नहीं पाया। जब शादी का समारोह खत्म हुआ, जो उसने पत्नी को फ़ोन किया कि मैं निकल रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, तो पत्नी ने फ़ौरन फ़ोन किया प्रेमी को, अब होशियार हो जाओ, आने वाले हैं। लिहाजा दोनों एक धारदार चापर लेकर के जान से मारने की नियत से रास्ते में सुनसान जगह पर बैठ जाते हैं। चूंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। अब वो दोनों दोस्त जब आते हैं, ऋषभ उनका दोस्त मनीष, स्कूटी देखते हैं तो पंक्चर है, लिहाजा उसको कहीं हवा का इंतजाम दिन में रात में होना मुश्किल था, तो सोचा चलिए आगे पंप है, उस पर हवा मिल जाती है, 24 आवर सर्विस रहती है तेल, पानी और हवा की, तो वहाँ हवा डालेंगे, फिर अपने घर पहुँच जाएंगे। इस सोच कर वो पैदल स्कूटी लेकर चलने लगे। जैसे ही उस सुनसान जगह पर पहुँचे जहाँ राज कपूर गुप्ता सत्येंद्र पहले से घात लगा बैठे थे, उन्होंने इस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। लिहाजा वहाँ
इन दोनों में हंगामा कर जाता है, चीख पुकार मचती है। चीख पुकार सुन के कुछ आसपास के लोग दौड़ के आते हैं, लिहाजा तुरंत हमलावर इनको मरणासन मतलब मरने की अवस्था में छोड़कर फरार हो जाते हैं। इनका तुरंत लोग एम्बुलेंस की सहायता से इनको निजी अस्पताल में भर्ती कराते हैं। वहाँ 5 दिन इनका उपचार चलता है, इलाज होती है। उसके बाद इनको घर पर आराम करने की सलाह दी जाती है। फिर सीधे घर आते हैं, वहाँ घर रहते हैं। उसके बाद पत्नी सोचती है मेरा ये प्लान तो फेल हो गया। उसको दिल में दिक्कत हो रही थी, तकलीफ हो रही थी कि हमने जो मारने के लिए प्लान बनाया मेरा नाकामयाब हो गया। अब वो लिहाजा तुरंत इनको अपने रास्ते से हटाने के लिए, मारने के लिए उसने एक प्लान और बनाया। उसने अपने प्रेमी राज कपूर गुप्ता से कहा मुझे फिर ये डायबिटीज का मरीज है, डायबिटिक है, लिहाजा इसको ओवरडोज दवाइयाँ, ग्लूकोज की बोतल, एक जहरीले इंजेक्शन का इंतजाम करो, लिहाजा जल्द से जल्द इसको मारें और हम तुम्हारे साथ शादी करके हम दोनों चैन से सुकून से अपनी ज़िंदगी इस बड़ी प्रॉपर्टी को बेचकर गुजार देंगे। इसीलिए उन्होंने उनका एक मेडिकल पे लड़का रहता था सुरेंद्र यादव। ये सुरेंद्र यादव नाम का जो व्यक्ति है पहले सपना के यहाँ किराए पर रहता था। बताते हैं इसके भी सपना के साथ नाजायज संबंध हो गए थे। उसके बाद इसने अपना उनका मकान खाली किया, कहीं और रहने लगा। लेकिन उससे बातचीत लगातार होती थी तो उसने उसको बुलाया। चूंकि मेडिकल स्वामी था, केमिस्ट था, तो इनको तमाम दवाइयों बीमारियों के बारे में अच्छे से पता था। लिहाजा उसने डायबिटीज, सपना के पति ऋषभ को डायबिटीज होने के बावजूद ग्लूकोज की बोतलें लगाई, ओवरडोज दवाइयाँ दी, लाल पीली टैबलेट दी और एक जहर का इंजेक्शन भर के दे दिया। अब जो प्रेमी है उसने सारी दवाइयाँ सपना तक पहुँचाई, अपने घर चला जाता है। सपना सारी दवाइयाँ पति को दे देती है, ग्लूकोज की बोतल भी आकर घर आके लगा देते हैं। अब धीरे धीरे पति की हालत बिगड़ना शुरू होती है, तभी ये लोग उसको जो जहरीला इंजेक्शन है वो लगा देते हैं। अब पति लगभग मरने की अवस्था में थे, तभी खुश होकर ये सपना जो है पति प्रेमी को व्हाट्सएप कॉल करती है, उससे कहती है काम तमाम होने लगा है, तमाम हो गया है, लिहाजा आप कहाँ हो। वो कहता है मैं तुमसे कल मिलूंगा। लेकिन इस चैट की बातचीत की जो पिछला पार्ट है, जो शुरुआत से है, वो मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। उसको सुनने के बाद आपका हृदय कांप उठेगा। दरअसल सपना अपने प्रेमी से कहती है, व्हाट्सएप पे कॉल करती है। वो कहती है इधर उनका जो पति ऋषभ मौत से तड़प रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, उनकी मौत होने वाली थी। तो सपना कहती है लाल वाली दवा दे दी है, कितना टाइम और लगेगा। तो राजकुमार चैट मैसेज करता है 30 मिनट में दवा का पूरा असर हो जाता है और खेल पूरा खत्म हो जाएगा। फिर सपना उसको 10 मिनट के बाद कॉल कर फिर मैसेज करती है, हाँ बहुत तड़प रहा है, लगता बिल्कुल इसकी जान निकलने वाली है। फिर राज कपूर मैसेज करता है वीडियो कॉल करिए। उसके बाद सपना वीडियो कॉल पर पति की हालत दिखाती है। फिर राज कपूर कहता है इसका काम तमाम हो चुका है, लिहाजा होने वाला है, लिहाजा बहुत जल्द इसको अस्पताल लेकर जाइए, जिससे लोगों को लगे कि इसकी भी ससुर की, उसके पिताजी की तरह यानी सपना के ससुर की तरह नेचुरली डेथ हुई है, लोगों को शक ना हो। लिहाजा फौरन इसको चीख पुकार करके अस्पताल लेकर जाइए, बाद तक मर जाएगा और हमारा पूरा प्लान, जो हमारी पूरी जो रणनीति है उस पर हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन तब तक ये जो ऋषभ है वो दम तोड़ देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद इनका अंतिम संस्कार होता है। लेकिन जो घटना घटी थी चापड़ वाली, उसके द्वारा लगातार जांच हो रही थी। चूंकि इनकी मृत्यु भी हो गई तो पुलिस ने सोचा कहीं न कहीं उनकी जो हमला हुआ था उसके बाद चोट लगी, हो सकता है कहीं उसी चोट से इनको कोई संक्रमण फैल गया हो, उस कारण इनकी मृत्यु हो गई हो। क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार नहीं थे। तो उनकी मौत के बाद पुलिस के गले नहीं उतरी, लिहाजा पुलिस ने फिर से एक स्पेशल टीम बनाई और जांच का जिम्मा सौंपा। विश्वकर्मा जी से पूछताछ की गई, जिनको बिजनेस के सिलसिले में मृतक ऋषभ ने कुछ दिन पहले उनके खिलाफ FIR की थी, लेकिन वो बेकसूर थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने जांच की, पता कर लिया वो बेकसूर है। लेकिन उसी जांच में इसका नंबर, सपना का जो लगातार 1-2 नंबरों से बात कर रहा था, उसको जब सुना गया, उसको जब गहराई बारीकी डीपली चेक किया गया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। इस घटना का खुलासा हुआ। फिर मेडिकल जो स्वामी है यादव और सत्येंद्र जो कातिल, जो चापड़ हमले में सहायक बना था राज कपूर और उसकी ये कलयुगी प्रेमिका सपना, चारों को पुलिस जेल। ऐसी वारदात सुनाने का हमारा मतलब सिर्फ ये है कि आप संज्ञान लें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, इनसे सबक लें, जिससे आपका परिवार, आपका परिवेश, आपका समाज, आपका घर और आप
सुरक्षित रहें, महफूज रहें, सलामत रहें। और इस घटना सुनाने का मतलब किसी की दिल दुखाना या ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ समाज को जागरूक करना है। और आगे फिर नए एपिसोड के लिए कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए